अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज सेल बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है एमडीकेट सिलेबस से। तो आज हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स। जिस तरह हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जो कि हेरिडिटरी व्हीकल्स थे जिन्हें हमने नाम दिया था क्रोमोसोम्स। तो आज बाकायदा क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोसोम्स। ये लफ्ज क्रोमोसोम्स कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड्स है। क्रोमोसोम्स ग्रीक वर्ड्स है जिसकी मीनिंग क्या है? क्रोमा मीन्स कलर। क्रोमा मीन्स कलर। क्रोमा मीन्स क्या है? कलर। एंड सोमा मीन्स बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी। हालांकि हम देखते हैं कि सारे बायोलॉजिकल जितने भी स्ट्रक्चर है, चाहे क्रोमोसोम्स हो, साइटोप्लाज्म हो या दूसरे जो भी सेलुलर पार्ट्स होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो जब माइक्रोस्कोपी के दौरान क्रोमोसोम्स स्टडी हो रहे थे तो क्लियर स्टडी करने के लिए, उसको क्लियर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इनको स्टेन किए थे। तो ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसीजर क्रोमोसोम्स ने डीपली कलर को एब्जॉर्ब किए थे स्टडी के दौरान, माइक्रोस्कोपी के दौरान। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि कलर एब्जॉर्बिंग बॉडी। तो ये डार्कन हो जाते स्टेनिंग के दौरान। तो इसी तरह क्रोमोसोम्स का नाम क्या पड़ा? क्रोमोसोम्स, यानी कलर एब्जॉर्बिंग बॉडी। कलर एब्जॉर्बिंग बॉडीज। क्लियर हो गया? बाकी इसको स्ट्रक्चर समझने के बाद फिर जब फंक्शन पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने के बाद फिर हम इसको इजीली डिफाइन कर सकेंगे। आ जाते हैं अभी डिस्कवरी की तरफ। सबसे पहले क्रोमोसोम्स को किसने दरियाफ्त किए थे? वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किए थे स्लेमेंडर के सेल में। जब स्लेमेंडर का एम्ब्रॉय स्टडी करा था तो स्लेमेंडर के एम्ब्रॉय के सेल में वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स को 1878 में डिस्कवर किए थे। लेटर जो क्रोमोसोम्स का नाम है, क्रोमोसोम्स का जो टर्म है क्रोमोसोम्स, ये टर्म या ये नाम किसने रखा? डब्ल्यू वेल्डियर ने, जिसको विल एल्म वेल्डियर कहते हैं। कब नाम रखा था? 1888 में। अब हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं। इसकी पोजीशन चेंज है। तो प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, चलो यहां पर लिख देते हैं पोजीशन। जो लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम है, लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम इन सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल देखें तो सपोज एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो जब न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो क्रोमोसोम्स कहाँ मौजूद है? क्रोमोसोम साइटोप्लाज्मिक रीजन में मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म में एक रीजन है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है न्यूक्लियाइड रीजन। तो ये साइटोप्लाज्म एक रीजन है, इस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियाइड रीजन। यहाँ पर क्रोमोसोम्स मौजूद है। कौन से सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर हो गया? और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं या डीएनए है, ये सर्कुलर शेप में होते हैं। प्रोकैरियोटिक में किस शेप में होते हैं? सर्कुलर शेप में होते हैं क्रोमोसोम। और कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियाइड रीजन में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में, अगर हम यूकैरियोटिक सेल देखें तो सपोज ये हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल है।
यूकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में लीनियर शेप में मौजूद होते हैं, थ्रेड शेप में, लीनियर शेप में मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियाइड रीजन में मौजूद होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर पैक मौजूद है और ये थ्रेड फॉर्म में या लीनियर शेप में मौजूद होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, या जब सेल रेस्ट कंडीशन में होता है, डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम क्रोमोसोम किस शेप में होते हैं, और जब सेल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं तो क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन स्टार्ट करती है और उसकी शेप किस तरह हो जाती है, अभी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सपोज ये हमारे पास एक सेल है और ये सेल रेस्टिंग कंडीशन में है, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में ये सेल इन रेस्ट है, ठीक है, सेल इन रेस्ट, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, सही है। इस हालत में क्रोमोसोम्स या क्रोमाटिन ये किस फॉर्म में मौजूद होती है, ये अनकंडेंस्ड फाइन थ्रेड शेप में मौजूद होती है। इस टाइम हम इसको क्या नाम देते हैं, यू क्रोमाटिन का नाम देते हैं, यू क्रोमाटिन, यू क्रोमाटिन, यू क्रोमाटिन। यू क्रोमाटिन कौन सी शक्ल होती है क्रोमोसोम्स की, ये अनकंडेंस फॉर्म होती है, अनकंडेंस्ड फॉर्म, और ये लो पैक्ड होते हैं, लो पैक्ड होते हैं। इस टाइम क्रोमोसोम्स एक्टिव होते हैं, एक्टिव, क्रोमोसोम्स एक्टिव होते हैं, यानी ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में हो, उस टाइम न्यूक्लियोप्लाज्म में फाइन थ्रेड लाइक शेप में क्रोमोसोम्स नजर आती हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, यू क्रोमाटिन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? यू क्रोमाटिन। तो इस टाइम क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन नहीं होती, ये अनकंडेंस होती है, पतले पतले धागे होते हैं, और ये लो पैक्ड होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं। तो इनकी जो क्वाइलिंग होती है, सुपर क्वाइलिंग होती है, ये अनकंडेंस फॉर्म होते हैं और इसकी पैकिंग नहीं होती है। इस टाइम क्रोमोसोम्स एक्टिव होती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी हो रहा होते हैं, आरएनए भी बन रहे होते हैं, जो भी जीन्स फंक्शनल जीन्स होते हैं वो ट्रांसक्राइब हो रहे होते हैं, ये अपना फंक्शन शो कर रहे होते हैं। तो फिर आ जाते हैं, जब सेल डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं, ये हाईली पैक्ड हो जाते हैं, सही, पैक्ड फॉर्म में आ जाती है और ये इनएक्टिव हो जाते हैं, सही है। तब हम क्रोमोसोम्स को क्या नाम देंगे, यहाँ देखिए, सपोज हमारे पास ये फिर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में यहाँ ये जो फाइन थ्रेड थे, ये अभी क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स है, जो ये पतले पतले धागे हैं, हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए है, ये क्वाइलिंग और पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब ये थिक हो जाएंगे, पहले थिन थे, अभी थिक हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसको क्या नाम देते हैं, एट्रोक्रोमाटिन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एट्रोक्रोमाटिन, एट्रोक्रोमाटिन का नाम देते हैं, एट्रोक्रोमाटिन। तो एट्रोक्रोमाटिन को ही हम यहाँ पर बकायदा इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स,
क्रोमोसोम्स। तो हेटेरोक्रोमाटिन ये हाईली कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम्स का, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, और ये हाईली पैक्ड होते हैं, हाईली पैक्ड। और इस स्टेज पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। जब सेल रेस्ट कंडीशन में हो और यहाँ पर हम यहाँ कहते हैं सेल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, सेल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। यानी रेस्ट कंडीशन में ये जब क्रोमोसोम्स के पतले फाइन थ्रेड होते हैं तब इसको हम क्या नाम देते हैं, यूक्रोमाटिन। और जब क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन और ये कंडेंस हो जाते हैं, क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तब हम इसको क्या नाम देते हैं, हेटेरोक्रोमाटिन। और हेटेरोक्रोमाटिन को बाकायदा क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हाईली पैक्ड होते हैं, और इस स्टेज पे क्रोमोसोम्स इनएक्टिव होते हैं। यानी इस स्टेज पे ये इनएक्टिव हो जाते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है या दूसरे जो भी इसके फंक्शन होते हैं ये स्टॉप कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जब मेटाफेज स्टेज को हम स्टडी करते हैं। अगर सेल डिवीजन आपने पढ़ा हो 9th में भी या फर्स्ट ईयर में भी, सेल डिवीजन या सेल साइकिल आप लोगों ने पढ़ा हो, तो मेटाफेज स्टेज एक स्टेज है, मेटाफेज सेल का मेटाफेज स्टेज। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स बकायदा शेप में आ जाते हैं। इसके ये शेप है क्रोमोसोम की, बकायदा इसके आर्म्स आपको नजर आते हैं, ये इस तरह शेप में आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स के बकायदा शेप होते हैं, एक्स शेप, वाई शेप। या मैं बना रहा हूं, देखो ये हाईली कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमोसोम्स की। तो यहाँ पर हम इसको क्या नाम देते हैं, अगर हम इसको बाहर निकाल दें, इससे क्रोमोसोम्स को अगर हम बाहर निकाल दें और इसको इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दें, तो इसको आप देखो, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स बकायदा अरेंज हो जाते हैं और शेप में आ जाते हैं। इस स्टेज पे अगर हम क्रोमोसोम को स्टडी करें तो क्रोमोसोम्स के बकायदा 2 आर्म होते हैं। यहाँ देखो मैं बना लेता हूँ, क्रोमोसोम्स के हर आर्म को क्या कहते हैं, क्रोमाटिड्स कहते हैं। अब देखो सपोज यहाँ पर क्या है, ये क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स के 2 आर्म होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के इस एक आर्म को क्या नाम देंगे, इसे को कहते हैं क्रोमाटिड। क्या कहेंगे, क्रोमाटिड, सही, क्रोमाटिड। तो क्रोमोसोम्स बकायदा क्रोमाटिड्स पे मुश्तमिल होते हैं। हर क्रोमोसोम्स 2 क्रोमाटिड्स पे मुश्तमिल होते हैं। दोनों क्रोमाटिड्स सेंटर पे मजीद कंडेंस हुए हैं, हाईली कंडेंस हुए हैं, हाईली पैक्ड हुए हैं यहाँ पर इस एरिया में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंडेंसेशन मिलेगी इस क्रोमाटिड्स की। तो इस यहाँ पर एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन बन जाती है, कंस्ट्रक्शन एक दबाव क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। इस सेंट्रल एरिया को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। यानी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ये सेंटर पर बना रहे होते हैं जब दोनों क्रोमाटिड्स क्रोमोसोम्स को आपस में मिल रहे हैं। तो इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमर भी कहते हैं, सेंट्रोमेर। ये सेंट्रोमेर नहीं है, ये इसको कहते हैं, सही लफ्ज है सेंट्रोमर। सेंट्रो मतलब सेंटर, मर्ज मीन्स टुकड़ा, यानी सेंटर वाला टुकड़ा। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या बना रहा है, सेंट्रोमर, या बाज इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इसके सराउंडिंग में स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन मौजूद होते हैं। इन प्रोटीन्स का अहम रोल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एनाफेज में, टेलोफेज में। तो इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रोटीन है जो
प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के सराउंडिंग में मौजूद होते हैं या सेंट्रोमेयर के सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, इन प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर सही है। जब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है तो स्पिंडल फाइबर के जो फिलामेंट्स होते हैं वो इस काइनेटोकोर के साथ अटैच होके क्रोमाटिड्स को एनाफेज के दौरान जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमर इज सराउंडेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज काइनेटोकोर। ये बात क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हमें एक और कंस्ट्रक्शन भी मिलती है, इसी क्रोमोसोम्स में हमें सेकेंड कंस्ट्रक्शन भी मिलती है। सपोज यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन है जो कि सेंट्रोमर्स के करीब होती है, एक और कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी क्रोमोसोम पे, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सपोज ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इस रीजन पे क्या मौजूद होता है, यहाँ पे नॉर रीजन मौजूद होता है। नॉर, ये जो आप न्यूक्लियस में पढ़ चुके हो, NOR, नॉर रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। At the secondary construction there are special gene sequence which is known as NOR region, non-organizer region. This region help in the formation of ये क्या करती है, help in formation of nucleolus, help in formation of nucleolus, ये न्यूक्लियोलस को बनाती है नॉर रीजन। अब यहाँ पर नॉर रीजन क्लियर हो गया। पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके थे कि नॉर क्या है, नॉर को हम जनरल पढ़ चुके थे। अब बकायदा क्रोमोसोम्स में मैंने दिखा दिया कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के करीब एक रीजन है क्रोमोसोम्स पे, जहाँ पे स्पेशल टाइप की जीन सीक्वेंस मौजूद होती है, जिसे क्या कहते हैं, नॉर रीजन कहते हैं। ये नॉर रीजन हेल्प करती है न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ नॉन कोडिंग जीन सीक्वेंसेस भी होते हैं क्रोमोसोम्स के टिप पे। यहाँ पर कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जो कि यही डीएनए की सीक्वेंस होती है। इसको मैं इस तरह ग्रीन से बना लेता हूँ, ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। At the tip of the chromosomes there are non-coding region of DNA. At the tip of the chromosomes there are non-coding region of DNA. इस रीजन को हम नाम देते हैं टिलोमर। टिलो कहते हैं टॉप को, द एंड को, सही, आखिरी टुकड़ा या बिल्कुल टॉप वाला टुकड़ा। तो ईच क्रोमोसोम्स एंडेड विद टिलोमर। टिलोमर का काम क्या है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया है। तो टिलोमर का क्या फंक्शन है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू क्रोमोसोम्स। ये भी क्लियर हो गया। एक और चीज आपने नोट करना है, ईच क्रोमोसोम्स is surrounded by a fine proteinous sheath। हर क्रोमोसोम्स बकायदा प्रोटीन के एक बारीक से शीट में बंद होता है, इंक्लोज होता है। इस शीट को हम नाम देते हैं पेलिकल का नाम देते हैं, पेलिकल। ये पेलिकल है, पेलिकल, जिसमें कुछ फ्लूइड मौजूद होती है, कुछ प्रोटीन मौजूद होती हैं इसके अंदर, विच नरिश द क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स को नरिश करती है। और ये पेलिकल क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करती है एंडोन्यूक्लियोसिस से या दूसरे जो भी एंजाइमेटिक एक्शन होते हैं उससे क्रोमोसोम्स के बचा देते हैं। ये यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। अगर हम जो मेटाफेज है, यहाँ पर हमें क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स हमें मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। सपोज ये हमारे पास क्रोमोसोम के एक पेयर है, क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा है। तो हर क्रोमोसोम्स दो क्रोमाटिड से बना है। अगर एक क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड्स को हम स्टडी करते हैं या इसको देखते हैं
तो एक क्रोमाटिड्स के क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, सिस्टर क्रोमाटिड्स, सिस्टर क्रोमाटिड्स। और अगर एक क्रोमाटिड्स एक क्रोमोसोम्स का हो और दूसरा क्रोमाटिड्स दूसरे क्रोमोसोम्स का हो, तब इसको हम क्या नाम देते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। सही है। The chromatids of the same chromosomes are called sister chromatids, while chromatids of the two different chromosomes are called non-sister chromatids। जिस तरह इसके नाम है कि एक ही घर के जो बहनें हैं या उसको हम सिस्टर कहते हैं, जब मुख्तलिफ घरानों से इसका ताल्लुक हो तो हम कहते हैं नॉन सिस्टर। तो सेम क्रोमोसोम्स का भी सच यही सिचुएशन है। अगर एक ही क्रोमोसोम्स के बाजू हो तो हम इसके कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। अगर एक बाजू एक क्रोमोसोम्स को दूसरा दूसरे को, तो आप इसको क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो मजीद भी इसकी डिटेल मौजूद है, हम मजीद भी पढ़ सकते हैं। जब आप BS लेवल पे पढ़ोगे तो और भी डिटेल से, तो जितना आपके कोर्स में हम सबसे पहले उसी लेवल का पढ़ते हैं, उसी लेवल तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें, केमिकल कंपोजिशन, तो यहाँ पर स्पेस भी इतने नहीं है, इसको मैं यहाँ पर कुछ मिटा देता हूँ। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में मिटा देता हूँ ताकि इसके लिए स्पेस बन जाए। चलो आगे देखते हैं। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ते हैं कि केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। क्रोमोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है? क्रोमोसोम्स कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बने, कौन से मटेरियल से बने? इसमें प्रोटीन मौजूद होती है, प्रोटीन। और प्रोटीन कितने, तकरीबन कितने परसेंट में मौजूद होती है? 60%, यानी 60% क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। कौन से प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि उसका क्या रोल है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, उसको भी फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन कौन से टाइप्स के होते हैं। ये 5 टाइप के होते हैं: H1, H2A, H2B, H3, H4। So there are 5 types of histone protein present in chromosomes structure: H1, H2A, H2B, H3 and H4। H is donated to histone, ठीक है, ये डोनेट करता है किसको? हिस्टोन को। ये जो हिस्टोन 1 प्रोटीन है ये लिंकर हिस्टोन कहलाता है, लिंकर हिस्टोन। अब लिंकर हिस्टोन क्या है, ये स्ट्रक्चर में फिर मैं समझा दूंगा। जब मैं एक क्रोमोटिड्स को ओपन करके इसको स्ट्रक्चर में क्लियर करके यहाँ पर बना देंगे, फिर क्लियर आप समझ जाओगे। ये जो 4 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन के प्रोटीन्स होते हैं, ये न्यूक्लियोसोम बना रहे होते हैं, न्यूक्लियोसोम बॉडी बना रहे होते हैं जो कि क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा, प्रोटीन के अलावा और क्या मौजूद होते हैं? सेकेंड, डबल स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA मौजूद होती है। तकरीबन इसकी परसेंटेज कितनी है? 40% है। क्लियर हो गया? अब इसको समझो। क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन विच इज 60% एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA विच इज 40%। तो प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं: हिस्टोन 1, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3, हिस्टोन 4। जो हिस्टोन 1 है वो लिंकर हिस्टोन है,
जो ये जो 4 स्टोन होते हैं ये क्या बना रहे होते हैं, न्यूक्लियोसोम बना रहे होते हैं। अब लिंकर स्टोन क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, इसको आगे हम डिस्कस कर देते हैं। और प्रोटीन की जो परसेंटेज होती है वो 40% होती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इस एक धागे को ओपन करके देखें, अगर हम एक क्रोमाटिड्स को निकाल के क्रोमोसोम्स के और उसको ओपन करके देखें, तो हमें इस धागे में, हमें इस क्रोमाटिड्स में स्टोन प्रोटीन और डीएनए जो है वो किस तरह नजर आती है, किस शेप में नजर आती है। यहां देखते हैं, सपोज ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, देखो स्टोन प्रोटीन है, 1 स्टोन, 2 स्टोन, 3 है, ये 4 स्टोन है। फिर देखो एक बाल सा आपको नजर आ रहा है, ये बाल सा नजर आ रहा है। ये बाल तकरीबन कितने स्टोन से बना होता है, 8 स्टोन से बना होता है। कितने स्टोन से बना होता है, 8 स्टोन इसमें मौजूद होते हैं। 8 स्टोन का एक बाल होता है। और ये जो 8 स्टोन होते हैं ये 4 होते हैं, यानी H2A भी डबल 2 बार, H2B भी डबल, H3 भी डबल, H4 भी डबल। यानी ये जो 4 टाइप्स के स्टोन प्रोटीन होते हैं, सही है, स्टोन प्रोटीन होते हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये एक बॉल बना रहा होता है, सही है। अब स्टोन का बाल बना रहा होता है, सही है। इस तरह के कई बाल आपको एक क्रोमोसोम्स के या क्रोमाटिड्स के धागे में मिलेंगे। यहाँ देखो इस तरह के बॉल आपको नजर आते हैं स्टोन के। इस तरह दूसरा बॉल, क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं यहाँ पर, अब इस बाल के ऊपर डीएनए की डबल पट्टी, डबल स्ट्रैंड डीएनए, देखो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ये जो डीएनए का धागा है या डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है, ये इस स्टोन प्रोटीन पे 2 बार उरेप्ट हुआ है, 2 बार उरेप्ट हुआ है, यानी लिपटा हुआ है। इस तरह 2 बार उरेप्ट हुआ है। समझ गए ना। ये जो डीएनए का धागा है, सपोज ये हमारे पास स्टोन प्रोटीन है, सही, 8 स्टोन प्रोटीन है, जो 4 टाइप्स के, ये 8 स्टोन प्रोटीन है। इसके ऊपर डीएनए का जो धागा है ये एक बार, फिर दूसरी बार 2 दफा लिपटा हुआ है, फिर आगे जाकर दूसरा स्टोन का बाल है उस पे 2 बार लिपटा हुआ है, फिर अगले स्टोन के बाल पे 2 बार लिपटा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, 8 स्टोन प्रोटीन विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस स्ट्रक्चर को अभी हम नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम समझ गए ना। ये जो 4 टाइप के स्टोन प्रोटीन के, ये न्यूक्लियोसोम स्टोन्स हैं, यानी स्टोन प्रोटीन विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह के कई हजारों, सैकड़ों, लाखों न्यूक्लियोसोम्स आपको नजर आएंगे अगर इस क्रोमाटिड के धागे को हम खोल कर देखें। तो इस तरह देखो कई स्टोन, ये सारे न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम। अब आ जाते हैं, इसका जिक्र करते हैं। ये जो स्टोन 1 है जिसे हम कहते हैं लिंकर स्टोन, ये कहाँ मौजूद होता है, ये स्टोन यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ ये जो 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो डीएनए मौजूद है, डीएनए का जो सेगमेंट टुकड़ा मौजूद होता है यहाँ, सही है, ये वाला स्टोन, जो 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान डीएनए का जो सेगमेंट टुकड़ा मौजूद होता है, यहाँ पर एक स्टोन का मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं H1। सिर्फ एक स्टोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, H1 स्टोन है, H1 स्टोन। इस स्टोन का नाम क्या है, इसको कहते हैं लिंकर स्टोन, इसको लिंकर स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिंकर डीएनए पे मौजूद होता है।
डीएनए का वो टुकड़ा जो दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान मौजूद होता है, डीएनए के इस टुकड़े को कहते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, ये वाला जो डीएनए का सेगमेंट है लिंकर डीएनए, ये नॉन कोडिंग डीएनए होती है। दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन जेनेटिक्स, नॉट इन्वॉल्व इन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। द डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट on the histone protein, this DNA segment is called, इस DNA को हम कहते हैं hereditary DNA, hereditary DNA। क्लियर हो गया? देखो ये भी MCQs के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डीएनए सेगमेंट, डीएनए का टुकड़ा which is located present on the histone protein, this DNA is involved in hereditary, ये हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबल होती है। इन द डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियोसोम, दिस डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड द लिंकर डीएनए। ये नॉन कोडिंग डीएनए होती है, ये हेरिडिटरी में इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ जो हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए मौजूद होता है। इसका रोल भी यही है कि प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये क्लियर हो गया? इस पूरे धागे को क्या कहते हैं? ये जो बिडेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे एक तस्बीह के दाने एक तार में मौजूद होते हैं, तो आपको न्यूक्लियोसोम्स और डीएनए का जो धागा है, स्ट्रैंड है, ये भी आपको इस तरह नजर आते हैं जैसे तस्बीह के दाने नहीं होते तार में, तो सेम यही स्ट्रक्चर होता है। अब इस पूरे बड़े से धागे को हम क्या नाम देते हैं? इस धागे को हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा। यहां तक क्लियर हो गया? ये जो धागा है, ये क्वाइल सुपर क्वाइल कंडेंस होके ये क्या बनाते हैं? क्रोमाटिड्स। फिर दो क्रोमाटिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो अब भी फर्स्ट ईयर के लिहाज से, आपके सिलेबस के लिहाज से मैंने ज्यादा पढ़ा दिया है। आगे जब सेकेंड ईयर में आप जाओगे, क्रोमोसोम्स और डीएनए पढ़ोगे, जीन्स पढ़ोगे, तो वहां और भी डिटेल से समझोगे। अब चलो आ जाते हैं जो लास्ट पोर्शन है इस टॉपिक का, कि व्हाट इज कैरायोटाइप। कैरायोटाइप क्या होता है? देखो, कुदरत ने हर जानदार में क्रोमोसोम्स के स्पेसिफिक जो तादाद है वो रखी हुई है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितने? 46 है। चिंपैंजी बंदर के सेल में क्रोमोसोम्स कितने? 48 है। फ्रॉग के सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद कितने? 26 है। जो फ्रूट फ्लाई होती है, हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसके सेल में कितने? 8 क्रोमोसोम होते हैं। अस्केरिस, जिसको आप रोड वर्म कहते हैं, कीड़े होते हैं जो पाइलम उसको अस्केलमेंटी से ताल्लुक रखते हैं, उसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 2 है। मेज मकई में क्रोमोसोम की तादाद 20 है। पी मटर के सेल में क्रोमोसोम की तादाद 14 है। म्यूकोर एक फंगस है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या है? 2 है। ये जो ईच स्पीशी कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड द कैरायोटाइप। इसको क्या कहते हैं? कैरायोटाइप। ईच species of organism contain specific number of chromosomes. This phenomena is called कैरायोटाइप। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल में आप सब समझ गए हो, इजी है। अब देखो, स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं, कैरायोटाइप भी पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं, और इसकी केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ चुके हैं। अब हम क्रोमोसोम को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या है। तो क्रोमोसोम्स फाइन थ्रेड लाइक structures present in nucleoplasm which are hereditary vehicle means gadi, which are hereditary vehicle and involve in transmission of genetic characters from parents to offspring,
पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर हो गया? ये क्रोमोसोम्स का डिफिनेशन है। इसी डिफिनेशन में इसका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, लोकेशन भी क्लियर हो गया और फंक्शन भी क्लियर हो गया। क्रोमोसोम्स के एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे जेनेटिक या हेरिडिटरी व्हीकल होती है, ये जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके गाइस, ऑल डिटेल हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। ओके दैट्स ऑल।